जब इतने करोड़ लोग आएंगे तो व्यवस्थाएं तो ध्वस्त होंगी होंगी। स्टोरी की वहीं खाना बनना है, वहीं नहाना है, गंगा घाट है, आप चले आइए, स्नान कीजिए और आ जाइए। पैदल चलने वालों की जो दर्द था वो महसूस नहीं हो सकता। उनको स्टोरी कवर करनी थी मोनालिसा की। सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं कराई हैं, ऐसा नहीं है कि सुविधाएं नहीं है, लेकिन वो नाकाफी लगी मुझे। हम बता तो रहे हैं कि हम एक दिन में 1.5 करोड़ लोगों को स्नान करवाएंगे, 2 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन वो व्यवस्थाएं क्रिटिकल टाइप सी थी, हास्यास्पद स्थिति थी। लोग कह रहे अरे हम तो वहां ना के आए। अच्छा, वो गंगा जी नहीं थी, वो गंगा जी, वो यमुना जी थी। और भीड़ में धक्का मुक्की होती है, स्वाभाविक है। स्नान होता है, अगर किसी ने कह दिया कि भाई आग लग गई तो आदमी भाग खड़ा होता है। तो ऐसी ही कोई ना कोई बात वहां पे हुई है, किसी ने कोई ना कोई ऐसी अब्बा उड़ाई है जिसमें वो भगदड़ मची है। दोस्तों नमस्कार, आजकल राजधानी दिल्ली में हूं। मेरा बड़ा मन था कि मैं इस बार महाकुंभ में जाऊं, लेकिन किसी वजह से नहीं जा पाया। लेकिन मेरी मुलाकात हो रही है मेरे एक बहुत पुराने दोस्त और पत्रकार और एक बहुत ही जागरूक नागरिक हैं, बहुत अच्छी अपनी राय रखते हैं हर चीज़ पर, रवि के वैश्य। मैंने कॉलेज के दिनों से जानता हूं, एनसीसी में मेरे सीनियर थे। तो रवि के वैश्य हाल ही में महाकुंभ की यात्रा करके आए हैं और इनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। तो आज हम रवि के वैश्य से सुनेंगे कि भाई इन्होंने महाकुंभ में क्या क्या देखा, कितनी अव्यवस्थाएं थीं या कितनी व्यवस्थाएं थीं, या भगदड़ जो मची उसकी क्या कहानी है। सारी बातें एक ऐसे शख्स की जुबानी जो न सिर्फ एक पत्रकार है बल्कि एक जागरूक नागरिक है, हमारे पुराने दोस्त हैं और बहुत खुलकर ये बताने वाले हैं। रवि, कैसी रही आपकी महाकुंभ की यात्रा? यात्रा बहुत अच्छी रही और उज्जवल, मतलब जिस तरीके से, क्योंकि हम तो बरेली के हैं। और बरेली से टिकट कराया था महीने भर पहले। और बात हुई थी हम लोगों की कि हम लोग जाएंगे भाई, महाकुंभ हो रहा है और 144 साल बाद जैसा बताया जा रहा है ना, तो उसमें जाएंगे और स्नान करके आएंगे, सारे पुण्य कमा के लाएंगे। पाप का तो पता नहीं, लेकिन पुण्य कमा के लाएंगे। तो बरेली से पहुंचे, प्रयागराज एक्सप्रेस से सुबह 11:30 बजे चले और रात में ट्रेन लेट हो गई तो 12 बजे के आसपास पहुंची। अच्छा। और क्योंकि हमने होम स्टे ले रखा था, होटल्स बड़े महंगे हो रखे थे, जगह रुकने की कुछ समझ में नहीं आ रही थी। हालांकि बहुत सारे जो आश्रम के जो गुरु लोग हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो टच में रहते हैं उनके तो पुराने, तो उनके साथ भी उनके आश्रम में जाके रुकने का एक न्योता था हमारे पास। लेकिन मैं चाहता था कि आम लोगों को देखूं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरीके से वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो सारी चीजें मैं फील करना चाहता था बेसिकली, क्योंकि पत्रकारों का एक जो कीड़ा होता है वो रहता है। तो हालांकि स्नान तो करना ही था, लेकिन और भी चीजों को टटोलना था। तो पहुंचे तो होम स्टे में हमारे जो होस्ट थे वो लेने आए हमको और उनके यहाँ गए और उसका किराया बहुत कम नहीं था, तो बहुत ज्यादा भी नहीं था, लेकिन हाँ उस जो व्यवस्थाएं थी उसके हिसाब से ज्यादा लगा मुझे। तो वो चीजें नहीं, खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन पहुंचे, सबसे बड़ा अनुभव स्टेशन पे उतरते ही क्या रहा कि स्टेशन पे जब ट्रेन उतरी तो उसके बाद सिविल लाइंस वाला जो इलाहाबाद प्रयागराज जंक्शन जो है उस पे हमें मोड़ दिया गया सारे यात्रियों को। अच्छा। और कोई व्यवस्था नहीं वहां पे, और सबको कम से कम 2.5-3 किलोमीटर पैदल बस चलते जाओ। मतलब इतना कोहरा था। अब मैं पहले दिन की बात बता रहा हूं, जिस दिन कुंभ शुरू होना था, पूर्णमासी के दिन, 13 जनवरी को रात में हम उतरे हैं। 12 जनवरी की रात में उतरे हम, 12 बजने को आ रहा था, धीरे धीरे 13 की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। इतना फॉग था, इतना हेजी था, पुलिस वाले स्टेशन पे लगे हुए थे, लेकिन उनको रास्ता पता नहीं था, इसलिए कि अलग अलग जिलों से उनकी तैनाती हुई थी। अब जो भाई, अगर बरेली से कोई पहुंच जाए प्रयागराज तो वो प्रयागराज के क्या रास्ते बताएगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम लोगों ने ये फेस की, क्योंकि वो उतरना चाहते थे गेट नंबर 1 पे प्रयागराज जंक्शन पे, लेकिन उन्हें भेज दिया गया सिविल लाइंस पे। बताने के लिए कुछ लोग थे कि आप इधर से जाएं। अब जा तो रहे हैं, लेकिन अब कितनी दूर जाना पता ही नहीं है। हाँ बस पास में, हाँ बस पास में। करीब 1-1.25 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद बड़ी भूख लगी थी। अब ट्रेन में तो आप खाने का पता ही है कैसे होता है। तो पहुंचे तो एक खाने का हमको दिख गया वेजिटेरियन। अच्छा। उसमें वेज कबाब और चपाती वगैरह मिल रही थी। तो पहले भाई पेट पूजा की गई। हमने कहा चलने का मसला जो आया है तो भाई पेट हरा भरा होना चाहिए। तो वो हरियाली कबाब थे। हालांकि हम पूरियां बना के ले गए थे, अपना तो हिसाब किताब रहता है पूरी और चार का। तो उसके यहाँ पूरियों के साथ मैंने वो कबाब खाए। हालांकि बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं थे, लेकिन फिर भी गले से उतारना था तो खा लिया। अब फिर हम आगे चलना शुरू हुए। तो करीब और 1.25 किलोमीटर चल के फिर एक चौराहा आता है। अच्छा। चौराहे पे फॉग था। लोगों से पूछा कि भाई हमको जाना है, बख्शी बांध जाना है हमको, सब्जी मंडी जहाँ पे हमारे
जो होम स्टे था वो मेला से बिल्कुल लगा हुआ है, वहीं से ही मेला शुरू होता है। अच्छा, बिल्कुल। तो पूछा, करीब पौन घंटा मैं वहां टहला हूँ। अच्छा, पौन घंटा कोई बताने को राजी नहीं कि यहाँ से ऐसे जाएगा, पुलिस ने बंद कर रखा है, कोई ऑटो वाला जाने को तैयार नहीं, कोई ई रिक्शा वाला जाने को तैयार नहीं कि हम आपको यहाँ तक छोड़ देंगे, हम आपको वहां तक छोड़ देंगे। बड़ा परेशान। एक ऑटो वाला जो है वो लड़का मेरे पास आया, मतलब वो कहें तो महादेव की कृपा थी, गंगा मैया की कृपा थी, उनकी नगरी में आए थे। वो लड़का आया, बोले भाई साहब बड़ी देर से परेशान घूम रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ। बोला आप ऐसे जाएंगे तो यहाँ से चले जाइए यहाँ तक, और ऐसे करके फिर आपको पैदल चलना पड़ेगा, फिर दूसरा ऑटो वहां से उस साइड से मिला तो मिलेगा, वरना आपको पैदल चलना पड़ेगा। मैंने कहा यार कितना नया शहर, नई जगह। हालांकि मैं बचपन में अपनी परदादी की अस्थियां विसर्जित करने गया था इलाहाबाद, बहुत छोटा था उस समय। उसके बाद दोबारा जो है पहुंचा था मैं वहां पे। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूं कि एक शख्स बरेली से चलकर गया है प्रयागराज, और उसको वहां कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, वो खुद भटक रहा है, वो ऑटो वाले से बात कर रहा है, यानी कोई व्यवस्था नहीं है। तो बेसिकली जो सरकार ने व्यवस्था की वो क्या थी? वो कुछ नहीं थी। सरकार की व्यवस्था बेसिकली क्या है कि रात में जो पहुंच रहा है और दिन में पहुंच रहा है, तो जो ड्यूटी जिन अधिकारियों की लगी है वो अधिकारी बेसिकली जैसे मैंने बताया कि बाहर के अधिकारी। अच्छा, उनको खुद नहीं पता, वो उनको खुद नहीं पता है कि कहां से क्या चलेगा, लेकिन अगर आप लोकल के लोगों से पूछेंगे तो हेल्पफुल है। अच्छा। वो मदद करने वाले हैं। लेकिन अगर आप ऑटो ई रिक्शा वालों से पूछेंगे तो वो आपको लूटने को आतुर है, जैसा कि हर जगह होता है ना। क्योंकि कमाई का सीजन एक ही बार आता है और वही उसमें उनका कमा लिया, वरना तो लोकल सवारी ढोना है उनको, है ना। तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो चलता है, हर जगह होता है। और इतना भी हमसे नहीं लूट ले रहे हैं कि हम बिल्कुल खाली हो गए, है ना। तो वो स्तर पे है। तो फिर वहां जाके जब मेला स्थल तक पहुंचो तो उसके बाद कोई अरेंजमेंट है या कुछ वहां पे भी ऐसा ही मामला है? नहीं, मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ। जब शुरू हुई तो ये हम जब उस ऑटो वाले ने बताया मुझे कि सर आप ऐसे ऐसे जाए, तो मुझे लगा कि यार ये ऑटो वाला बड़ा पढ़ा लिखा और ज़हीन दिमाग लग रहा है। तो मैं कुछ नहीं, मैंने कहा कि भाई चाय पीते हैं यार। तो मैंने चाय ली, वो भी ऑटो वाला भी चाय पीने लगा। उसके पास 2 सवारी आई, तो मोल भाव हुआ, तो उसने दोनों को बैठा लिया। मैं चाय पी के खड़ा हुआ था, सोच रहा था यार कैसे जाऊं, बड़ा लेट हो जाएगा। और वो जो होस्ट था मेरा होम स्टे वाला, वो फोन कर रहा था मुझे कि भाई आप किस समय पहुंचेंगे, क्योंकि रात काफी हो गई थी, 12 क्रॉस कर चुका था और सोने का टाइम होता है। तो बोला सर मैं आ जाता हूँ लेने। तो मैंने कहा नहीं मैं आ रहा हूँ। तो कोई बात नहीं। फिर वो ऑटो वाला मेरे पास आया लड़का, और मैंने उसका फेसबुक पे पोस्ट भी डाला है, अभी वीडियो नहीं डाल पाया, वीडियो डालूंगा। तो बोला सर बैठिए ऑटो में, मैं छोड़ता हूँ आपको, वहां तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे। उसने मुझे ऑटो में बैठा लिया। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, लेकिन उस ऑटो वाले ने मुझे बैठा लिया, लड़के ने। और वो दोनों लड़के को एक क्रॉस आता है जहाँ पे रास्ता बंद है, उसने वहां पे उतार दिया उनको। बोले इससे आगे जाएगा नहीं जिधर उन्हें जाना था। उसके बाद बोला सर मैं छोड़ता हूँ आपको। फिर उसने ऑटो दौड़ाया और मुझे बख्शीबान जो है वहां जहां मेरा जो कहे कि होम स्टे था, उस घर के सामने लगाया उसने, ले जाके पूछ के। और उसके बाद बड़ा सज्जनता से बोला, रास्ते में बात हुई उससे, उसका इंटरव्यू लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र। अच्छा, ओहो। शेयर मार्केट का ट्रेडर। अच्छा, ओहो। दिन में ट्रेडिंग करता है, रात में ऑटो चलाता है और पढ़ता भी है। सबसे बड़ी बात है। और बिल्कुल नौजवान युवक था और बड़ा हंसमुख और बहुत ही हेल्पफुल। तो मतलब वहां का पहला एक्सपीरियंस जो था वो ये था कि आपको पैदल चला, लेकिन दूसरा एक्सपीरियंस उससे ज्यादा बेहतर निकला। और उस बंदे ने बताया कि मतलब प्रयागराज के लोग कैसे हैं होस्ट करने वाले। तो वो उस एक बंदे से पता चला कि हाँ मतलब जिन्यून लोग हैं। तो ये बड़ा बढ़िया अनुभव रहा अपने यहाँ तक पहुंचने का। उसके बाद फिर कैसा रहा मामला? उसके बाद फिर भाई हमारे जो होम स्टे के ओनर थे वो आए, उन्होंने बोतल पानी का दिया। सो था वो, और हम उसमें सोए भाई। रात में विश्राम किया, थक गए थे, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। सवेरे तो गंगा मैया के दर्शन करने जाना था और स्नान करना था। तो भाई सवेरे 5 बजे आँख खुल गई, 12 बजे सो के 4:30-5 बजे अमूमन मैं उठ जाता हूँ। तो फटाफट तैयार हुआ, तो अब लॉक था, लॉक खुलवाया उनसे। तो बोले सर थोड़ी देर में जाइएगा, आराम से इत्मीनान से, थोड़ा उजाला हो जाए। तो फिर हम करीब 7:30 बजे 8 बजे के आसपास निकले। वहां से जो पैदल चलना शुरू किया, बस आधा किलोमीटर, बस 1 किलोमीटर, बस आधा किलोमीटर, ये आधा 1 किलोमीटर करते करते हम चले गए 8 से 10 किलोमीटर। ओहो।
और भीड़ इतनी थी, जाने को कोई रिक्शा नहीं था, कोई सवारी नहीं थी, सबको पैदल जाना था, क्योंकि पहला दिन था कुंभ स्नान का, महाकुंभ का बेसिकली। तो ऐसे करके हम संगम स्थल तक पहुंचे और संगम फोर्ट तक पहुंचे। तो ये सब चीजें जो थी वो एक्सपीरियंस की और बड़ा फोटोग्राफी करते हुए गए। बड़ा मजा आया, क्योंकि उस रोज जो था वो मॉब बहुत ज्यादा, जिस हिसाब से स्नान वाले दिन हो रहा था उससे हल्का सा था, मतलब लोग आना शुरू हो चुके थे। अच्छा, ओके। तो भीड़ बढ़ती जा रही थी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मतलब जो भीड़ सवेरे देखी थी हमने, वो शाम तक उसकी कई गुना हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात ये थी, पूर्णमासी का स्नान था, क्योंकि पहला दिन था। तो कोई वीवीआईपी वगैरह दिख रहे थे कुछ गाड़ियां? हाँ, वीआईपी घाट बना है बेसिकली, वीवीआईपी घाट बना है। और यहाँ पे अगर आपको देखिए, संगम एक तट है और एक है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट मतलब जो संगम नोज है, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है। तो लोग क्या कहते हैं कि मतलब जब जा रहे हैं तो भाई हम तो संगम पे नहाए, यहाँ पे संगम मतलब त्रिवेणी घाट। तो त्रिवेणी घाट पे स्नान करने का एक अलग अनुभूति है। तो हम तो क्योंकि बचपन में गए थे, हमको याद था, वो मेमोरी हमारी ताजा हो गई कि हमको वहां जाना है। तो हम घूमे घामे, सब जायजा लिया, फोटोग्राफी की, अपना वीडियो बनाया, तमाम चीजें की वहां पे। फिर हम पहुंचे वीवीआईपी घाट। अच्छा, हाँ। तो हम वीवीआईपी घाट पहुंचे तो फिर भाई वीवीआईपी चीजें वहां चल रही थी, देखा कि किस तरीके से जा रहे हैं लोग। वीवीआईपी घाट पे जो है वो बोट आपको ले जा रही थी, वहां पे व्यवस्था थी। हाईकोर्ट का जो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अपना अलग वीवीआईपी घाट था, और पुलिस वालों का एक अलग था, जल पुलिस जो होती है उसका एक अलग था। तो प्रशासन के लोग, सारे जो शासन के लोग हैं वो उस पे आके उनको बोट से स्नान करने के लिए त्रिवेणी घाट तक ले जाया जा रहा था। बाकी लोग वहीं संगम पे स्नान कर रहे थे, अपना स्नान करके चले जा रहे थे। पूर्णमासी का रोज था, तो पहला दिन था, चले जा रहे। तो हमने कहा ये पहला दिन है तो भाई त्रिवेणी घाट पे जाया जाए और स्नान किया जाए। फिर भाई दाएं बाएं से जोड़ घटाना करके पत्रकारिता वाला, और भाई नाव पे अरेंजमेंट हुआ, तो गए उससे। और नाव हमको केवैया लेके, केवनहार जो नाव वाला था ले गया, फिर उसने स्नान वगैरह करवाया, फिर पूजा वगैरह की हमने, और पूजा अर्चना करके फिर वापस आए। बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। और जो चलना था जो वो सार्थक हो गया। क्योंकि पैदल चलने वाले हम हैं, अमरनाथ बाबा की यात्रा करी है और सब चीजें लंबे लंबे ट्रैक किए हैं, मानसरोवर वगैरह, और ट्रैकर है, एनसीसी कैडेट है। तो हमको चलना नहीं अखरता, लेकिन हाँ चलना उन लोगों का अखर रहा था उज्जवल, जो छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा, हाँ, बेचारे वो जो बुजुर्ग लोग थे, 60 प्लस, लेकिन उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था। कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो ये बड़ा मतलब एक दुखद पहलू कहें, या बड़ा मतलब वो थोड़ा सा खला। अब एक बात बताओ, जो टीवी चैनल्स में हम लोग देख रहे हैं, न्यूज चैनल में बड़ा महिमा मंडन हो रहा है कि बहुत बढ़िया इंतजाम है, सारे पत्रकार वहां पहुंचे हुए हैं, ये क्या स्टोरी है? इन पत्रकारों को कहाँ रुकाया गया है? ये क्या बिल्कुल वहीं रुके हैं या दूर रुके हैं? इनके लिए अरेंजमेंट क्या है? देखिए उज्जवल, जो पत्रकारों का, जो टीवी चैनलों का भौकाल रहता है ना, वो भौकाल वहां भी था, क्योंकि हम लोग टीवी चैनल में जुड़े हैं और बड़े बड़े संस्थानों में अच्छे पदों पे रहे हैं। तो ये भौकाल वहां भी था। और संगम से मात्र आप सोचें तो 10 से 15 मिनट की दूरी पे इन सबके टेंट। अच्छा, ओके। चाहे वो कोई सा भी चैनल हो, सबसे तेज हो, सबसे स्लो हो, या सबसे मिड वाला हो, हाँ, आगे हो, कोई भी हो, वो दूरदर्शन से लेके सब चैनलों का एक जमावड़ा था आसपास के एरिया में, और बिल्कुल पास पास सब थे, क्योंकि वो घाट पे थे। 10 मिनट की दूरी पे माइक लिया और चल दिए कहीं भी, दाएं बाएं, टहलना कितना है। तो इनको तो आराम था, अपने टेंट से निकले, स्टोरी की, वहीं खाना बनना है, वहीं नहाना है, गंगा घाट है, आप चले आइए, स्नान कीजिए और आ जाइए। तो उनके लिए तो पैदल चलने वालों की जो दर्द था वो महसूस नहीं हो सकता था, क्योंकि वो खुद नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं चले। तो मुझे लग रहा है ये कमी शायद हमें न्यूज चैनल पे दिखी, क्योंकि न्यूज चैनल का पत्रकार खुद नहीं चल रहा था, तो इसलिए उसको पता ही नहीं था कि जो आम आदमी आया है भूले भटके कहीं से, वो कितना पैदल चल कर आ रहा है और रास्ते की क्या दिक्कत है, क्योंकि वो दिखा भी नहीं रहा है कोई। हाँ, मतलब जो यूट्यूबर्स थे, जो और सोशल मीडिया के थे, वो तो शायद दिखा रहे थे, लेकिन चूंकि उनके टेंट ही संगम घाट पे लगे हुए थे, तो बहुत दूर, क्योंकि उनको मेला कवर करना था, उनको स्टोरी कवर करनी थी मोनालिसा की, उनको स्टोरी कवर करनी थी, आईआईटी बाबा का इजाद करना था भाई, एक नया नाम देके, है ना, उनको स्टोरी इजाद करनी थी, मतलब और दूसरे जो किसी की आंखें, किसी की सूरत, रंग बिरंगी कहानियां चाहिए थी,
जेन्युइन वो नहीं चाहिए था बेसिकली। कितने सारे बाबा पॉपुलर हो गए, कोई चिमटे वाला पॉपुलर हो गया, कोई आईआईटी वाला, कोई हाँ, वो कांटे वाला बाबा चिमटे से मार रहा है, एक हाथ खड़ा हुआ है, पता नहीं क्या मतलब जिनका सनातन से मुझे लगता है कि बहुत दूर दूर तक नाता नहीं था। कोई नाता नहीं। हम उन लोगों को कवर कर रही थी हमारी मीडिया, और सबसे बड़ी बात यह कि हम पढ़े लिखे हैं और ऐसे मीडिया ग्रुप्स में हैं जिसको कवर करने के लिए, मतलब आप जो श्रद्धालु आ रहे हैं आप उनको कवर करें, उनकी परेशानियां क्या हैं। ठीक है, सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं कराई हैं, ऐसा नहीं है कि सुविधाएं नहीं हैं, हाँ। लेकिन वो नाकाफी लगी मुझे, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि करोड़ों लोग आ रहे हैं। हाँ। अब सपोज हमारे घर में कोई शादी है, हाँ। और शादी में हमने कार्ड बंटवाए, छपवाए हाँ। कि भाई हमारे यहाँ 100 लोग आने वाले हैं शादी में, तो हम इंतजाम करते हैं खाने वाले का, सबका, बारातियों का, रहने का, सब चीजों का। तो भाई हमने सोचा कि भाई 100 लोग आएंगे, चलो, और खाना बनाने वाला कहता है कि 50 लोगों का एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं या 20 लोगों का, तो 120 130 लोगों का खाना बनवा के रखता है वो, उनके रहने का इंतजाम भी उसी तरीके से करता है। तो यहाँ पे ये कमी, हम बता तो रहे हैं कि हम एक दिन में 1.5 करोड़ लोगों को स्नान करवाएंगे, 2 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन वो व्यवस्थाएं वैसी नहीं लगी। वो व्यवस्थाएं बड़ी क्रिटिकल टाइप सी थी, वो उस टाइप से नहीं थी जैसे खोया पाया विभाग था, एक था वहां पे। अच्छा। अब आप अनाउंसमेंट और वो सबकी व्यवस्थाएं, अगर मेरे ख्याल से काफी एरिया काफी बड़ा है जहां पर ये वो एरिया बहुत बड़ा है उज्जवल, अगर आप खो जाएं उसमें, तो आप अगर किसी साथी से बिछड़ जाएं तो आपको ढूंढने में ही मशक्कत हो जाएगी। आप खुद जाके एक घाट पे नहा रहे हैं, मैं अभी बताऊंगा उसमें, मैं खुद खो गया था। अच्छा। और मैं मतलब अब टेंट तक आने में, जिस टेंट में मैं संगम घाट पे ही जो स्नान के रोज रुका था, वो मतलब वहां तक पहुंचने में मुझे मतलब मशक्कत करनी पड़ गई कि मुझे जीपीएस से लोकेशन मंगवानी पड़ी, तब मैं पहुंचा हूं वहां पे। ये समझ लीजिए आप। तो ये कमियां वहां पे थी कि पैदल चलने वालों का इंतजाम जो था वो बैरिकेडिंग करके करा जा सकता था, एक लेन में आप पैदल चलने वालों का रास्ता बना देते। आप सिंगल वे में ई रिक्शा जो बुजुर्गों का है, जो 60+ लोग हैं, है ना, उनको जाने का एक बना सकते थे। लेकिन हमने ऐसे में वीवीआईपीओ को, जो बाद में बंद की गई जब पूर्णमासी जो शायद जो मौनी अमावस्या, सॉरी मौनी अमावस्या पे जो भगदड़ मची है उसमें जान गंवाई है, तब ये वीवीआईपी व्यवस्था को स्नान के रोज बंद किया गया। अगर आप इसको पहले दिन से, बेसिकली क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मेला अधिकारी है, जिसके हाथ में पूरी मेला की व्यवस्थाएं हैं, उसको जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी बेसिक तरीके से, वो व्यवस्थाएं पुख्ता नहीं थी। अच्छा, आप समझ रहे हैं। हालांकि वो पहले भी मेला का आयोजन करा चुके थे, पिछले महाकुंभ का, लेकिन वो व्यवस्थाएं जो थी, सरकार की तरफ से तो पैसा मिलता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई आप कराइए। अब योगी जी या मोदी जी आके तो वहां पे बैठेंगे नहीं करेंगे। हाँ। अधिकारी, जो शासन होता है, प्रशासन होता है, जो शासन ने आपको दे दिया चार्ज, प्रशासन का जो होता है कि पुलिस व्यवस्था कैसे लगनी है, पुलिस व्यवस्था में आपने ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, आपको उनको मैप देना चाहिए था, कौन कौन से सेक्टर उस साइड में है, कौन कौन से सेक्टर संगम साइड में है, आपको पूरा बताना चाहिए था। यमुना जी कहां पे हैं, गंगा जी कहां पे हैं, ये आपको इंडिकेट करना चाहिए था। लोग यमुना जी में नहा के चले आ रहे हैं गंगा नहाने की जगह। अब आप सोचिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है। हम जलेबी खाने गए थे, लेकिन हमें जलेबी जैसा कुछ खिला दिया गया। अच्छा, जलेबी जैसा कुछ लेकिन जलेबी नहीं थी, उसमें इमरती डाल के दही पेल दिया गया था और खिला दिया आपको। तो यार ये बड़ा मतलब हास्यास्पद स्थिति थी। लोग कह रहे अरे हम तो वहां नहा के आए। अच्छा, वो गंगा जी नहीं थी, वो गंगा जी, वो यमुना जी थी। तो मतलब ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। और मैंने कहा कि पैदल वाला इंफॉर्मेशन सेंटर्स की कमी थी वहां पे। अच्छा। आप इतने बड़े मेले का आयोजन करा रहे हैं और आपके इन्फो जो कियोस्क होते हैं वो जगह जगह आपके मेला स्थल से शुरू होकर लास्ट तक होने चाहिए थे। हाँ। वो नहीं थे। दूसरी चीज, क्योंकि लोग आ रहे थे, लोगों को रुकने का इंतजाम मिला नहीं था, ठिया ठौर किसी का था नहीं। भाई हम तो पहले से करा के गए। तो मेला स्थल पे ही शुरू होते ही रुकने की व्यवस्था है सरकार की तरफ से। अच्छा। जो लोगों को पता ही नहीं थी। अच्छा। ओहो। जिसे कहते हैं जन आश्रय आश्रम। अच्छा, जन आश्रय, बड़ी अच्छी व्यवस्था। हाँ। नो डाउट। लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं, और लोगों को पता नहीं। और जितनी तादाद में आ रहे हैं उतने लोग रुक नहीं सकते वहां पे। उसमें जो था कि क्या कहते हैं, भोजन की व्यवस्था भी बराबर में एक कैंटीन टाइप सी उन्होंने कैफेटेरिया बनाया था। अच्छा। बहुत बढ़िया नॉमिनल रेट पे, मतलब आप 100-125 रुपए में तो भोजन आप अच्छा चाहेंगे कहीं भी जाएं, बिल्कुल, है ना। अब आप
को अगर फ्री में ही खाना है तो बहुत सारे लंगर चल रहे थे वहां पे, इस्कॉन की तरफ से और भी आश्रमों की तरफ से, वो आप खा सकते थे वहां पे। लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वहां पे वो लोगों को पता नहीं थी। तो ये बड़ा गफलत वाला था कि क्योंकि इंफॉर्मेशन लोगों अभाव था, जिन लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी, और वो लोग भी बड़ी परेशानी झेल रहे थे वहां पे। अब एक तो यही है ना कि पहले तो वो लोग नए हैं, दूसरी जो व्यवस्था है वो कम है, लोगों को बताया नहीं गया। अच्छा, जो कहा गया ऐप लॉन्च हो गई है, वो ऐप कितने लोगों तक पहुंची, वो कितने मतलब कितने मोबाइल पर वो ऐप पहुंची? देखिए, ऐप का गुणगान बड़े बड़े चैनलों ने किया, और मेले से 15-20 दिन पहले से वहां संगम तट पे उनका टेंट लग चुका था। और उस ऐप के बारे में, ये ऐप है और ये लॉन्च कर दिया है सरकार ने, इस पे आप अलग झपकते ये कर लेंगे। मेरे भाई, आप ये बताइए कि ऐसे मेलों में गांव देहात के लोग कितने आते हैं? बिल्कुल, और उनके पास वो फोन है क्या? और उनके पास क्या स्मार्टफोन है, वो यूज कर रहे हैं क्या? और अगर है, उन्हें तो आता है यूज, बहुत से लोग ले लेते हैं फोन, इस्तेमाल करना नहीं आता उन्हें। अच्छा, इसमें ये होता है, अच्छा इसमें वो क्या आपने डाउनलोड करवाया मेला शुरू होते ही? हाँ, बिल्कुल है ना भाई। आप अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, मैंने की है, तो आप बिना पास के उस यात्रा पे एंट्री नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आपके गले में वो कार्ड नहीं है तो आपको सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा दस्ता का जवान आगे जाने नहीं देगा। क्योंकि वहां पे मैंने इंसिडेंट देखा, एक पेरेंट्स अपने बच्चे का फर्जी पास वो ले आए, सर्टिफिकेट बनवा के। अच्छा। और वो 18 साल से कम था। 18 साल से कम बच्चों को वहां जाने की अनुमति नहीं है उस यात्रा पे। ऑक्सीजन लेवल कम है। उन्होंने पेरेंट्स सहित सबको रोक दिया और जांच होने लगी उनकी। तो जो व्यवस्थाएं वहां हो सकती है वो यहां क्यों नहीं हो सकती इतने करोड़ों की भीड़ वाले में? तो वो कियोस्क की कमी, इंफॉर्मेशन सेंटर्स की कमी, ये बड़ा अखरा लोगों को। और इसी ने पैदल चलवाया किलोमीटर तक, बस 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर करते करते बेचारे लोग परेशान हो गए। तो ये रहा वहां पे। मुझे लगता है कि इस बार जो कमियां हैं उससे लोग सबक सीखेंगे। भगदड़ को लेकर जो खबरें आई तरह तरह की, कहा गया अभी तक सरकार जो है वो 30 ही लोगों के बारे में कह रही है कि 30 लोगों की मौत हुई है, जबकि करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं और 3 जगह वहां पे भगदड़ मचती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत सारी चीजें थी जिन्हें अनदेखा किया गया। देखिए उज्जवल, क्या है कि जो हम लोग व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे, पहले हम उसी पे बात कर लेते हैं, हम आते हैं इस पॉइंट पे। व्यवस्थाओं में जो था, हमने 8,000 करोड़ रुपया शासन कहता हमने खर्च किया। तो ये किसे मिला? प्रशासन को मिला। प्रशासन ने इतना बड़े एरिया में मेले का आयोजन हो रहा था, कई किलोमीटर के एरिया में जो प्लाटिंग पुल थे वो बनाए गए। उनके जरिए आप पार पहुंच के आश्रमों में जा सकते थे, वहां भी रुकने की व्यवस्था थी। आश्रमों में जो बाबा आपको जानते हैं या वो आपका संपर्क के हिसाब से हो रहा था। मैंने आपको बताया कि जन आश्रय आश्रम जो थे उनका लोगों को पता नहीं था प्रॉपर तरीके से। वहां क्या था कि आप मेले का जिस दिन स्नान है उस दिन 200 रुपए में 24 घंटे के लिए रुक सकते हैं आप। अच्छा, ओके। और बिना मेले वाले दिन आप 100 रुपए में रुक सकते हैं वहां पे। क्योंकि पूर्णमासी को और मकर संक्रांति को मैंने स्नान किया तो ठंड काफी थी, तो वहां पे व्यवस्थाएं थी, लेकिन वहां पे सफाई की व्यवस्था नहीं थी टॉयलेट्स में। अच्छा। वो साफ सफाई की व्यवस्था कहने पे हो रही थी। जो लोग ड्यूटी पे आए हुए थे बाहर से, उनको खाने की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। वो समोसे लाला के रात में डिनर कर रहे थे। आप सोचिए, ये प्रशासन का काम है ना, क्योंकि आपको फंड मिला है, उनकी व्यवस्था करानी, उनकी व्यवस्था करानी है। लोग दूर दूर से आके वहां ड्यूटी में लगे थे। पहली व्यवस्था यहीं पे चरमराती हुई देखी मैंने। दूसरी व्यवस्था पैदल चलने वालों के लिए नहीं। तीसरी व्यवस्था लोगों को पता ही नहीं है कि भाई जन आश्रय आश्रम है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि जो श्रद्धालु इतनी तादाद में आ रहे हैं कि उनको रुकने के लिए वो नाकाफी था। अच्छा। हाँ। समझने बात को। इसके अलावा जो मैं टेंट की बात कर रहा था, जो संगम पे टेंट मीडिया के लगे हुए हैं, उन्हें तो चलना नहीं पड़ा। वो तो वहीं पे हैं और अपना माइक लेके वहीं पे रंग बिरंगी स्टोरियां खोज रहे हैं। अच्छा। आप लोगों से पूछते कि भाई आप कितने किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। अच्छी चीजें तो हम बता ही सकते हैं लोगों को, बिल्कुल। लेकिन अगर हम जो लोगों को परेशानियों का सबब बन रही है, अगर हम उसको उजागर करेंगे तो हो सकता है कि शासन प्रशासन मिलके उन खामियों को सुधार देते, उसको दूर कर सके। हम है ना, हम उस आईने का काम करें ना कि जो भी देखो ये गलती हो गई है या भूल रह गई है कोई। हम उसको कमियां नहीं कह रहे कि हम कमियां गिना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो खामियां इतने बड़े आयोजन में, भाई शादी ब्याह की हमने जैसे बात बताई, उसमें भी खामियां रह जाती है ना, कि भाई यार ये होता तो ऐसी व्यवस्था होती तो ऐसा हो जाता, है ना। वही खामियां मैं बता रहा हूं कि अगर ये खामियां हमने दिखाई होती या हमने बताई होती अधिकारियों को, हो सकता था कि इन खामियों का निवारण होता। लेकिन चूंकि हम तो स्टोरी ढूंढ रहे थे,
है ना, कांटे वाले बाबा की मोनालिसा की आंखों की उसके रील्स की, कि वो क्या करती है, कहाँ रहती है, कितनी उम्र की है, उसे मूवी मिलेगी। मतलब हम पगला गए हैं क्या? हम किसी के भी पीछे दौड़ जाएंगे? अरे भाई, आप पढ़े लिखे हैं, मीडिया वाले हैं, चौथा स्तंभ हैं आप दिखा क्या रहे हैं? ये सोचने का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप रील टाइप जिसे कहते हैं वो छपरी टाइप सा जो होता है, एक वर्ड यूज किया जाता है, मैं यूज नहीं करना चाहता। क्या आप उस स्तर पे उतर रहे हैं? और इसको तो कुछ उन्होंने ये भी बोलना शुरू कर दिया है कि ये जाति सूचक शब्द है और क्या है, किस सेंस में क्या चीजें बोली जा रही हैं, इसको लेकर भी तमाम तरह की रील मैं देख रहा था। मैं जब महाकुंभ को सर्च करता हूं इंस्टाग्राम पे, तो ऐसी ऐसी बकवास खबरें, ऐसी ऐसी बकवास टॉपिक, मतलब मोनालिसा की आंखों पर पूरा एक कविता किसी ने लिख दी है, गाने बन गए हैं भोजपुरी में, लोग डांस बन गए हैं, मीना, और ऐसे ऐसे जोक। मतलब ये सच बता रहा हूं कि इतना बड़ा जो पावन हमारा पर्व होता है, 144 साल में महाकुंभ होता है, इसका मजाक जैसा बना के रखा हुआ है। बिल्कुल उज्जवल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस महाकुंभ के अवसर पे हमें सनातन की हम बात करते हैं, हम हिंदू की बात करते हैं, हमारे चैनलों को चाहिए था कि इनसे जुड़ी पुरानी जितनी भी कहानियां हैं वो निकाल के लाएं। क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ब्रिटिशर्स के टाइम में कितने लोग आए थे, उनका बजट क्या था, उससे उनको मुनाफा कितना हुआ था, वो कैसे आयोजित करते थे, हमारे और उनमें कितना डिफरेंस रहा, कितने एरिया में उस समय कुंभ हुआ करता था, अब कितने एरिया में हो रहा है, ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात यह कि कुंभ में उस समय कौन कौन से अखाड़े आए थे, कितने अखाड़े थे। अभी 13 अखाड़े हैं, है ना, लेकिन उस समय कितने अखाड़े थे, और उन अखाड़ों में क्या इसके अलावा भी वीवीआईपी कौन लोग आए थे, किन किन्होंने स्नान किया था, क्या नेहरू जी आए थे, हैं, क्या शास्त्री जी आए थे, क्या और इंदिरा गांधी जी आई थी, कौन कौन आया था उस समय, या जो हमारे आज की गवर्नमेंट है उससे जुड़े हुए कितने लोग आए थे, वाजपेयी जी आए थे क्या, कभी आडवाणी आए थे, कभी मनोज जोशी आए तो थे, ये तमाम आपको दिखाना चाहिए। तो उनसे जुड़ा इतिहास जो हमारे बच्चों को उस लेवल की जानकारी दे सके। वैसे तो आप कहते हैं कि अरे सनातन के बारे में आप पढ़िए, सनातन के बारे में आप ये जानिए, लेकिन जहां पे हमको सनातन की वास्तव में जानकारी देनी थी, वहां पे हमारी बत्ती गुल और हम निशा छाबरिया और ये सब साथ भी बन गई कि ये हो गया, कि वो हो गया, कि इसने महामंडलेश्वर का पद ले लिया, तो ये किन्नर अखाड़ा, ये हम करने में जुटे हुए थे। मतलब बेसिकली हम वही मसाला ढूंढ रहे थे जो हम रोजमर्रा की खबरों में देखते हैं। मतलब हमें वही मसाला चाहिए, हमको चाहे महाकुंभ कवर करने भेज दो, चाहे कुछ और कवर करने भेज दो, हमको वही चीज चाहिए, हम वही निकाल के लाएंगे। एक्चुअली क्या है कि जब हमको क्या होता है कि टीवी का रिपोर्टर जो होता है कि बड़े एक दायरे में काम करता है, वो चलने फिरने में थोड़ा हम जैसा तो चल लेता है। हम तो केदारनाथ आपदा में भी गए थे 2013 में और खूब कवर किया था हमने, और हम 8 साल बाद रिपोर्टिंग पे निकले थे और आज तक से ही हम गए थे उस समय, तो हमने स्टोरियां दी उस समय। आपको क्या होता है, लोगों की परेशानियों से जुड़ना पड़ता है, आपको एक आम जन होके उनके साथ साझा करना पड़ता है, है ना, वो कनेक्शन बनाना पड़ता है एक। तो वो जो चीज होती है वो उसकी कमी नजर आई। और चूंकि हम बड़े बड़े चैनलों से, छोटे छोटे चैनलों से, मध्यम वर्गीय चैनलों से, मतलब हर तबका था चैनलों का, लेकिन जो मीडिया का काम था जिस तरीके से, वो मुझे कहीं होता हुआ नजर नहीं आया। बहुत सारे दोस्तों से मिला, पुराने साथियों से मिला, सब अपने अपने में बिजी थे। हालांकि और भी बीबीसी के संवाददाता बहुत सारे लोग थे, हमारे डिस्कवरी के बहुत सारे साथियों से मिला, उनके साथ वक्त भी बिताया संगम पे। लेकिन जो कमी है वो तो कही जाएगी, उसे छुपाया तो नहीं जा सकता। रवि, हम इस बातचीत को ओवर करें इससे पहले, क्योंकि हम करीब 27 मिनट बात कर चुके हैं, मैं चाहूंगा कि जो भगदड़ वाला मामला हुआ है, क्या समझा वहां जाकर कि क्या कारण रहे होंगे भगदड़ के? क्योंकि अभी तक मुख्य कारण जिस तरीके से बताए गए, लोगों को यकीन करना मुश्किल है कि 30 ही लोगों की मौत हुई। देखिए उज्जवल, जो भगदड़ का कारण जो मौनी अमावस्या पे था, यही सीन जो था मकर संक्रांति की रात में था। मैंने रात में 2:30 बजे स्नान किया है, और आप समझ लीजिए मैंने किस परिस्थिति में स्नान किया ये मैं जानता हूं। अगर वहां जरा सा भी धक्का मुक्की होती तो मैं भी शायद अलविदा हो चुका होता दुनिया से। मतलब इतनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। और मैं निकल के जब आया हूं तो पूरी रात लोग आते रहे, जाते रहे, और पैर रखने की जगह नहीं थी। मकर संक्रांति के रोज, आप समझिए खिचड़ी वाले दिन। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो पैसा जो मैंने बताया 8,000 करोड़ के करीब जो खबरें हैं, पूरे एरिया में कहीं कोई टेंट नहीं था लोगों को रुकने के लिए, खुले आसमान में। और टपकती बूंदें ओसों की, जो ओस की बूंद थी वो मेरे ऊपर भी गिर रही थी, तो मैंने अनुभव किया। उस खुले आसमान के नीचे पन्नी बिछा के लोग लेटे हुए थे, सो रहे थे, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के इंतजार में कि हम तब जाके स्नान करेंगे। यही मौनी अमावस्या के रोज हुआ। भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही थी, लोग सो रहे थे। और
अब कहते हैं कि एसआईटी को जांच दी गई है या इसमें किसी तरीके की साजिश है। मुझे तो नहीं लगता बहुत बड़ी कोई साजिश इसमें रही है, लेकिन जिस तरीके की भीड़ वहां जुटी, आप कह रहे थे कि मौनी अमावस्या पे आप बता रहे कि 6 करोड़ लोग जुटेंगे, तो आपकी व्यवस्था कैसी थी? जब पहले दिन इतनी व्यवस्था नहीं थी तो उस 6 करोड़ के लिए आपके पास तो व्यवस्था होनी नहीं थी। इसका मतलब तो ये हुआ साहब साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि आप चल के आ रहे हैं, हमको यहां से ऐसे जाना है, यहां पे पहुंचना है हमको, लेकिन यहां पहुंचने के लिए पहले आपको ऐसे चलाया जाएगा, फिर आपको ऐसे घुमाया जाएगा, फिर आपको ऐसे लाया जाएगा, फिर आपको ऐसे लाया जाएगा, फिर आपको यहां पहुंचाया जाएगा। मतलब यहां हम अगर 2 मिनट में पहुंच सकते हैं तो आपको 20 मिनट में यहां पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात ये, खुले में लोग लेटे हुए थे और भीड़ बढ़ती चली जा रही थी, और भीड़ में धक्का मुक्की होती है, स्वाभाविक है। स्नान होता है, अगर किसी ने कह दिया कि भाई आग लग गई तो आदमी भाग खड़ा होता है। तो ऐसी ही कोई ना कोई बात वहां पे हुई है, किसी ने कोई ना कोई ऐसी अब्बा उड़ाई है जिसमें वो भगदड़ मची है। आप देखें उस वीडियो को, लगातार लोग भागते जा रहे हैं, और ऐसे स्टैम्पेड में क्या होता है कि जो गिर गया वो गिर गया, मतलब वो खत्म, आप समझ लें। और ये जो होता है, ये आप साइकोलॉजिकली, अगर आप अमेरिका के रिसर्च एक साइंटिस्ट हैं, उनके हिसाब से अगर आप जानेंगे तो ये जो भगदड़ होती है वो किसी ना किसी अफवाह की वजह से होती है, जो लोगों में फैलाई जाती है, या किसी ने कुछ कह दिया आग लग गई, या किसी ने कुछ कह दिया कि अरे इतने लोग डूब गए, या समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद जो भगदड़ मचती है उसके नीचे जो नीचे, हाँ, वो साइकोलॉजिकली नीचे जो गिरा उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और वो बिना सांस के जो है घुट जाता है, एक के ऊपर लोग एक गिरते जाते हैं, और इस तरीके से लोगों की डेथ होती है। क्योंकि अब जो आंकड़ा आ रहा है उसमें संशय इसलिए है उज्जवल, क्योंकि हम लोग तो कवर करते आए हैं, और बीइंग एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हम जानते हैं कि कैसे आंकड़े दिए जाते हैं। आप 6 करोड़ की भीड़ बता रहे हैं मौनी अमावस्या के दिन, और उस भगदड़ में केवल 30 ही लोग मरेंगे। एग्जैक्टली, ये तो कोई भी सोच सकता है, यकीन ही नहीं करेगा इस बात को। ये कौन यकीन करेगा बताइए आप? 6 करोड़ लोग भागे जिसमें सिर्फ 30 लोग ही मरे, मतलब ईश्वर करता कभी भगदड़। चलिए हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग जो मेला में चश्मदीद गवाए, एक छोटी बच्ची बता रही है कि भैया कोट उतारे और चले गए, लोगों के ऊपर से दौड़ते चले गए, यहाँ पे तो इतने लोग पड़े थे और वो जो कचरा था उसके साथ भर के ले गए। औरतें बता रही है कि वहां भर के ले गए। आप बताइए, आप चलिए, हम और आप झूठ बोल सकते हैं, जो चश्मदीद है वहां पे खड़ा हुआ था उस दिन, उस रोज, वो तो झूठ नहीं बोलेगा। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी थी प्रशासन की तरफ से, पुलिस व्यवस्था में लोगों को ट्रेनिंग नहीं थी, वहां पे डिजिटलाइजेशन नहीं था। आप मेले के शुरू से लेके अंत तक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाते, आप उस पर अनाउंसमेंट करते, आप बताते सेक्टर 1 से लेके 10 तक यहां है, ओरेल में है, या 1 से 5 तक इस एरिया में है, ये यहां पे पड़ेगा। खोया पाया डिपार्टमेंट यहां से 1 किलोमीटर दूर है, आधा किलोमीटर दूर है। खाने की व्यवस्था के लिए लंगर यहां पे चल रहा है। अगर आप वैसे अपने आप खरीद के खाना चाहते हैं तो आप इस सेक्टर में पहुंचे, यहां पे पहुंचे। आप अगर मेले से हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, बड़े हनुमान जी के, लेटे हुए हनुमान जी के, तो आपको यहां से यहां इस तरीके से जाना पड़ेगा। कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। कौन कहता है जानकारी थी वहां पे, मुझे बताए। तो ये अव्यवस्थाएं थी जो जिनके हाथ में मेले की जिम्मेदारी थी अधिकारियों की। इसमें पूरी तरीके से अधिकारियों की लापरवाही है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो प्रशासनिक विभाग हो। इसमें कहीं ना कहीं जो आपके टॉयलेट्स बनने थे वो कम थे भाई। छोड़िए आप सारी बातों को, सफाई की व्यवस्था वहां नहीं थी, सीवर रिस रहा था वहां पे। आप ये दूसरे दिन की बात बता रहा हूं उज्जवल में आपको, पहले और दूसरे दिन की। आप सोचिए, पहले और दूसरे दिन ये हाल था, तो मेले के आगे दिन लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो जो 6 करोड़ 7 करोड़ की आप बात कर रहे थे, तो उस रोज क्या हाल होगा, ये तो पहले से ही अनुमानित था भाई। और क्योंकि अधिकारियों ने बताया था कि भाई 9 करोड़ की भीड़ जुट रही है, आंकड़े हम लगातार कौन से हिसाब से कर रहे थे, भगवान मालिक है। जब आपको आंकड़े पता थे, सब चीजें पता थी, तो आपने व्यवस्थाएं क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात यह है। और अधिकारियों ने सोच के रखा हुआ था कि भाई जब इतने करोड़ लोग आएंगे तो व्यवस्थाएं तो ध्वस्त होंगी और व्यवस्थाएं ध्वस्त होंगी तो हम तो कह देंगे इतने करोड़ लोग आए थे। भाई भगदड़ मच गई, हम क्या करें इसमें? एग्जैक्टली। तो बहती गंगा में सबने हाथ धोए हैं बेसिकली, है ना। लोग कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, व्यवस्थाएं थी, हम उसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं नाकाफी थी। हाँ, सरकार की तरफ से पैसा दिया गया, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ, अब ये सरकार जवाबदेही प्रशासन से मांगे। सबसे बड़ी बात ये।
दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रवि को यहाँ लाने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि आमतौर पर हम पत्रकारों को सुनते हैं, न्यूज़ चैनल पर सुनते हैं। मैंने यहाँ इनसे बात की है कि मेरा एक दोस्त जो महाकुंभ में होकर आया उसने क्या देखा, उसका अपना अनुभव क्या था। जैसे बता रहे हैं कि इंतज़ाम नाकाफ़ी थे, ऐसे में एक बहुत बड़ी जवाबदेही तो बनती ही है, बिल्कुल सरकार पूछे। और हम ये ना भूलें दोस्तों, ये सारी बातचीत अगर आपने सुनी है कि ये जो 8,000 करोड़ पैसा खर्च हुआ है ये हमारा, आपका और हम सबका है, हम टैक्स पेयर्स का है। ये सरकार के पास जो पैसा जाता है वो हम ही कमाते हैं दिन रात, उसका एक हिस्सा सरकार तक पहुंचता है और वो हम पर खर्च होता है। इसलिए हमारा ये पूरा हक बनता है जानने का कि अगर अव्यवस्था हुई, अगर इस्तेमाल सही नहीं हुआ, अगर इतनी चीजें गड़बड़ी हुई हैं तो वो पैसा क्या कोई खा गया या किस तरीके से उस पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ या किन की जेबों में ठुसा पड़ा है। ऐसा ना हो कि महाकुंभ के आयोजन की समाप्ति के बाद कुछ एक बड़ा घोटाला सामने आए कि फला फला अधिकारी ने इतना इतना पैसा यहाँ ये कर दिया था। इस चीज का डर हमें हमेशा रहेगा और आगे भी जब भी बड़े आयोजन होंगे तो एक चिंता हमेशा रहेगी कि सरकार इतना टैक्स तो लेती है पर क्या उसका सही इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये बातचीत आपके लिए हम इसीलिए लेकर आए थे। आगे रवि से और चर्चा होती रहेगी, ये कई मुद्दों पर अपनी विचार रखते रहते हैं। आपका भी यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पर भी काफ़ी सक्रिय हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम साथ में आकर आपके बीच बात करें और इसी तरीके से आपसी बातचीत के जरिए बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ साझा करें। थैंक यू रवि, बहुत डिटेल में आपने बताया अपनी यात्रा के बारे में और वहाँ जो भी अनुभव हुए उनके बारे में। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि यात्राओं पर आप किसी भी यात्रा पर जाएँ, टूरिस्ट बन के जाएं या दर्शनार्थी बन के जाएं या श्रद्धालु बन के जाएं, सफाई व्यवस्था हमारे हाथ में है। सफाई ज़रूर रखें, कहीं रैपर ना फैलाएं, कहीं भी जाके टॉयलेट ना कर दें, कहीं भी जाके मलमूत्र ना त्यागें। ये एक गुजारिश है। अगर आप यात्री हैं, अगर आप पर्यटक हैं, अगर आप श्रद्धालु हैं तो ये हमारी